बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था इस पाठ में आज हम बजट, संतुलित बजट, असंतुलित बजट, घाटे का बजट क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, बजट का महत्व या उद्देश्य क्या है और बजट कैसे बनाया जाता है और लास्ट में हम जीएसटी क्या है, ये सभी प्रश्नों को आज हम समझेंगे। इस अध्याय से हमारा टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 1 मार्क में हमारे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स में 1 क्वेश्चन और 3 मार्क में 1 क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारे टोटल 2 प्रश्न आएंगे और 3 अंक के हमारे 3 जो प्रश्न होंगे हमारे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर है आयकर, उपहार कर, दोनों, कोई नहीं। आयकर देश का प्रमुख प्रत्यक्ष कर है और सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे अप्रत्यक्ष कर में शामिल करेंगे? उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, दोनों, ए और बी, और लास्ट ऑप्शन है हमारा संपत्ति कर। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो एक व्यक्ति पे लगाया जाता है परंतु इसका भुगतान किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जैसे बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, मनोरंजन कर, ये सभी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। यहाँ हमारा जो सही विकल्प होगा वो ए और बी दोनों होगा। निम्न में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण में होता है? पुल का यदि निर्माण होगा ये दीर्घकालीन होगा, अल्पकालीन निर्माण नहीं होगा। पुल निर्माण दीर्घकाल के लिए किया जाने वाला व्यय है। पूंजीगत व्यय वह व्यय है जो दीर्घकालीन योजनाओं तथा निर्माण कार्य के लिए किया जाता है। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा वो होगा पूंजीगत व्यय। बजट की अवधि होती है वार्षिक, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। हमारे देश में बजट वार्षिक बनाया जाता है जिसकी अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च की होती है। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? ऑप्शन है घाटे का बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट और सभी। घाटे का बजट से देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है जिससे पूंजी निर्माण और रोजगार में वृद्धि होती है। इसीलिए विकासशील राष्ट्र के लिए घाटे का बजट सबसे उपयुक्त माना जाता है। राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा लिए गए उधार का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जो है सरकार कितना कर्ज ले रही है उसका अनुमान किससे लगाया जाता है? राजकोषीय घाटे से। कुल व्यय, प्राथमिक घाटा और ब्याज का भुगतान यदि जब हम जोड़ देंगे तो हमको राजकोषीय घाटा मिल जाएगा। प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा ऋण ब्याज का भुगतान। प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटे में यह अंतर है कि प्राथमिक घाटे में ब्याज का भुगतान शामिल नहीं होता जबकि राजकोषीय घाटे में ब्याज का भुगतान शामिल होता है। तो यहाँ हमको दिया है ऑप्शन प्राथमिक घाटा, तो प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो राजकोषीय घाटा के बराबर क्या हो जाएगा? प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज का भुगतान। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान एक सरकारी दस्तावेज है। बजट एक सरकारी दस्तावेज है। बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय तथा व्यय का ब्यौरा होता है। दूसरा हमारा, खालिस्तान कर किसी अन्य पर हस्तांतरित किए जा सकते हैं। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका प्रारंभिक भार किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ता है परंतु वह अपने भार को दूसरे को टालने में सफल हो जाता है, जैसे कि बिक्री कर। खालिस्तान कर वस्तुओं के मौद्रिक मूल्यों के आधार पर लगाए जाते हैं। मूल्यानुसार कर जब किसी वस्तु पर उसके मूल्य के अनुसार कर लिया जाता है तब उसे मूल्यानुसार कर कहते हैं। जैसे किसी वस्तु पर 10% की दर से कर लगाया जाए तो ये क्या हो जाएगा? मूल्यानुसार कर। आयकर एक खालिस्तान कर है। आयकर एक प्रमुख प्रत्यक्ष कर है। भारत में जुलाई खालिस्तान से सेवा कर लगाया गया। भारत में जुलाई 1994 में पहली बार 3 सेवा
टेलीफोन, बीमा तथा शेयर दलाली में सेवा कर लगाया गया था। लास्ट खालिस्तान है हमारा। बजट में आय व्यय की खालिस्तान राशि दिखाई जाती है। बजट एक अनुमान तथा प्रस्ताव है जिसमें एक निश्चित समयावधि में देश के आय व्यय का एक अनुमानित ब्यौरा दिखाया जाता है। तो यहाँ खालिस्तान क्या होगा हमारा? अनुमानित राशि दिखाई जाती है। सत्य असत्य बताइए। बजट को कृषि मंत्री प्रस्तुत करता है। बजट को देश के वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं, कृषि मंत्री प्रस्तुत नहीं करते। तो ये कथन असत्य है। ब्याज भुगतान योजनागत मद है। ब्याज भुगतान गैर विकासात्मक व्यय है, जबकि योजनागत मद में कृषि, बिजली, उद्योग, परिवहन, संचार, शिक्षा आदि पर जो खर्च होता है, आदि पे जो व्यय होता है, उसे हम योजनागत मद कहते हैं। इसलिए ये कथन कैसा होगा? असत्य होगा। भारत का रेल बजट सामान्य बजट में शामिल नहीं होता। सन 2016 को भारत सरकार ने निर्णय लिया कि रेल बजट को आम बजट में शामिल कर लिया जाएगा। इस प्रकार जो वर्षों से अलग अलग बजट था, रेल बजट अलग बनता था, सामान्य बजट अलग बनता था, ये परंपरा समाप्त करके 1 फरवरी 2017 को भारत का पहला संयुक्त बजट पेश हुआ। तो ये जो कथन होगा ये असत्य होगा कि रेल बजट सामान्य बजट में शामिल नहीं है, परंतु ये 2017 से दोनों बजट एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। मंदी के समय आधिक्य का बजट बनाया जाता है। अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी को दूर करने के लिए घाटे का बजट बनाया जाता, आधिक्य का बजट नहीं बनाया जाता। ये कथन भी असत्य होगा। विकासशील देशों द्वारा घाटे का बजट बनाया जाता है। आय की तुलना में व्यय अधिक वाले बजट को घाटे का बजट हम कहते हैं। वर्तमान समय में प्रायः सभी विकासशील देश घाटे का बजट बनाते हैं, क्योंकि आर्थिक नियोजन के लिए उनको अधिक धनराशि, अधिक मुद्रा की जरूरत होती है। इसीलिए प्रायः सभी विकासशील देश घाटे का बजट ही बनाते हैं। तो ये कथन सत्य है। जेंडर बजट महिलाओं से संबंधित होता है। देश में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा जेंडर बजट बनाना प्रारंभ किया गया। इस बजट में सरकार महिलाओं के विकास, कल्याण एवं सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं के लिए राशि की व्यवस्था का प्रावधान करती है। तो ये कथन क्या हुआ? सत्य है। सही जोड़ी बनाइए। सबसे पहला है निगम कर। निगम कर उस कर को कहते हैं जो निगम व पंजीकृत कंपनियों पर लगाया जाता है। 1960-61 तक इस कर को सुपर टैक्स के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका जो सही विकल्प होगा पहले का होगा सी। निगम कर को किस नाम से जाना जाता था? सुपर टैक्स। अगला है हमारा सेवा कर। सेवा कर 1994-95 में पहली बार 3 सेवाओं में लगाया गया, परंतु अब तो लगभग सभी सेवाओं पर सर्विस टैक्स हमको देना पड़ता है। तो ये जो सेवा टैक्स है ये कब से शुरू हुआ था? 1994-95 में। तीसरा है आयकर। आयकर और संपत्ति कर एक ही है, तो इसका विकल्प क्या होगा? तीसरे का आयकर। भारत में आयकर सर्वप्रथम 1860 में सर जेम्स विल्सन ने लगाया था। तो इसका जो तीसरे का सही विकल्प होगा ई। धन कर और संपत्ति कर दोनों एक ही कर हैं, धन कर और संपत्ति कर। तो इसका जो सही विकल्प है हमारा चौथे का ए होगा। बजट का उद्देश्य। बजट का बनाने का उद्देश्य ही आर्थिक विकास करना है। देश के विकास के लिए ही बजट बनाया जाता है। बजट की अवधि, ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमारे देश में बजट की अवधि कितने वर्ष होती है? 1 वर्ष होती है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जीएसटी का पूरा नाम लिखिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर। घाटे का बजट का एक प्रभाव लिखिए। घाटे के बजट के बहुत सारे प्रभाव हैं, मैंने चारों यहाँ पे लिखे हैं, आप कोई भी एक याद कर सकते हैं। कीमत स्तर में, घाटे के बजट से कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, रोजगार में भी वृद्धि होती है और देश में पूंजी निर्माण भी
बढ़ने लगता है। तो इस तरह घाटे के बजट का कोई भी एक प्रभाव आप इनमें से लिख सकते हैं। सरकार द्वारा 2017 में कौन सा कर लगाया गया है? 2017 में हमारे देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर शुरू किया गया। बजट में सरकारी आय व्यय के अतिरिक्त किस मद का उल्लेख होता है? बजट में सरकारी आय व्यय के अतिरिक्त ऋण का भी उल्लेख होता है। किस प्रकार का बजट सरकार के लिए एक अच्छा बजट माना जाता है? घाटे का बजट किसी भी देश के लिए अच्छा माना जाता है। शिक्षा पर व्यय कैसा व्यय माना जाता है? विकासात्मक व्यय वह व्यय है जो आर्थिक विकास तथा सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, उद्योग, कृषि, बिजली आदि पर जो खर्च होता है, आदि पर जो व्यय होता है, उसे हम विकासात्मक व्यय कहते हैं। तो शिक्षा पर व्यय कौन सा व्यय माना जाएगा? विकासात्मक व्यय। ये है दीपक सिंगौर के परिवार की मासिक आय, जिनकी 40,000 रुपए है। इस आय से वे अपने परिवार का खाना, बच्चों के स्कूल की फीस, अपनी गाड़ी का पेट्रोल का खर्च, आवश्यकता पड़ने पर हॉस्पिटल का खर्च, इस तरह से वो टोटल 30,000 रुपए अपना खर्च करते हैं और 10,000 रुपए की अपने हर महीने लगभग बचत करते हैं, जो राशि वो अपने बैंक में जमा करते हैं। और दिसंबर माह में उनको दार्जिलिंग घूमने जाना है, इसके लिए वे अतिरिक्त पैसा भी बचा रहे हैं। लगभग इसी प्रकार सभी परिवार अपनी आय और खर्च का अपना बजट बनाते हैं। यानी हर परिवार में जो इनकम होती है उसके अनुसार ही वे अपने घर के खर्च को चलाते हैं, जिसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में बजट कहते हैं। जिस प्रकार एक परिवार को अपने खर्चे और बचत को ध्यान में रख के अपना आय और व्यय करना पड़ता है, उसी प्रकार प्रत्येक देश भी अपने खर्चे को में उसके भी सरकार के भी अनेक खर्च हैं, जैसे स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, सरकारी कार्यालय होते हैं, बैंक हैं या सुरक्षा है। इन सभी को चलाने के लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है। अपने सरकार आय कहाँ से प्राप्त करती है? सरकार की आय का अलग-अलग प्रकार के टैक्सेस होते हैं ना हमारे देश में, हर वस्तु से या इनकम टैक्स लिया जाता है, सरकारी फीस है, ब्याज का पैसा भी सरकार को प्राप्त होता है, विनिवेश सरकार करती है। कोई कंपनी, जैसे हाल में हमारे देश में इंडियन एयरलाइंस को टाटा ने खरीद लिया, तो इस तरह से अपनी कंपनियां या संपत्ति को बेचकर भी सरकार अपनी आय प्राप्त करती है। तो सरकार भी को भी बजट बनाने की आवश्यकता होती है, प्रत्येक परिवार की तरह, क्योंकि सरकार को भी अपने देश को चलाना है। हम बजट के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्ति और अनुमानित व्यय का ब्यौरा होता है। बजट में कौन-कौन सी चीजें होती हैं? प्राप्तियां का मतलब है यहाँ पर आय। आप इसको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधे लिख लीजिए आय, क्योंकि आपके पास परीक्षा में समय कम है, तो आप सीधे लिख सकते हैं आय और व्यय का लेखा जोखा किसमें होता है? आपका बजट। जब अनुमानित प्राप्ति और अनुमानित व्यय बराबर हो, जैसे 100 करोड़ रुपए का मान लो आय है और 100 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, यानी दोनों बराबर हैं, तो इसको हम कौन सा बजट कहेंगे? संतुलित बजट कहेंगे। जब बजट में अनुमानित प्राप्तियां और अनुमानित व्यय बराबर होते हैं, उसे हम संतुलित बजट कहते हैं। परंतु जैसे घर में हमारी आय और खर्चे बराबर नहीं होते, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था में भी आय और व्यय हमेशा बराबर नहीं होते। अनुमानित प्राप्तियां और आय आपस में कई बार बराबर नहीं होते या असंतुलित होते हैं। इसे हम असंतुलित बजट कहते हैं। जब बजट में अनुमानित प्राप्तियां और अनुमानित व्यय बराबर नहीं होते, उसे हम असंतुलित बजट कहते हैं। असंतुलित बजट दो प्रकार से असंतुलित हो सकता है। जब अनुमानित प्राप्तियां अर्थात आय कम हो और व्यय अधिक हो, ऐसे बजट को हम घाटे का बजट कहते हैं। जैसे प्राप्तियां यानी इनकम सरकार की 100 करोड़ है और खर्च कितना है? 120 करोड़ है, यानी ये बजट कैसा कहलाएगा? घाटे का बजट। ठीक इसके विपरीत कंडीशन भी हो सकती है। जब प्राप्ति या आय अधिक है और व्यय कम हो, उसे हम क्या कहेंगे? आधिक्य का बजट कहेंगे। ये देखिए,
हमारी जो इनकम है कितनी है, 100 करोड़ है और खर्च केवल कितना हो रहा है, 80 हो रहा है। तो ये कौन सा बजट कहलाएगा, आधिक्य का बजट कहलाएगा। दोनों बजट को हम एक साथ यहाँ लिख लेते हैं सब, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आधिक्य के बजट को हम बचत का बजट भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्राप्तियां यानी आय ज्यादा है और खर्च कम है। ये उदाहरण आप परीक्षा में नहीं भी लिखेंगे, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि जब बजट में अनुमानित प्राप्तियां आय व्यय से अधिक होती है, इसे हम आधिक्य का बजट कहते हैं। जबकि इसके विपरीत क्या होता है, घाटे के बजट में हमारा यहाँ पे दिख रहा है खर्च कितना हो गया है, 120 करोड़ और आय केवल कितनी है, 100 करोड़। जब बजट में अनुमानित व्यय अनुमानित प्राप्तियों से अधिक होता है तो उसे हम घाटे का बजट कहते हैं। घाटे के बजट में इनकम कम है, खर्च ज्यादा है, और आधिक्य के बजट में इनकम अधिक है और खर्च कम है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इनको हम एक साथ समझ लेते हैं। संतुलित बजट जब प्राप्ति और व्यय दोनों बराबर हैं, इसको हम संतुलित बजट कहेंगे। जहां आय और व्यय बराबर है, ये संतुलित बजट है। आधिक्य का बजट जहां पर हमारी आय ज्यादा है, व्यय कम है। घाटे का बजट जहां खर्च हमारा ज्यादा है और आय कम है। तो आपको तीनों एक साथ समझ में आ गया होगा। संतुलित जहां दोनों बराबर हैं, आधिक्य जहां आय ज्यादा है, घाटे का जहां पे हमारा खर्चा ज्यादा है। हमारा पहला प्रश्न है, सरकारी बजट का अर्थ लिखिए। जिस प्रकार हर घर का अपना आय और खर्च का बजट होता है, ठीक उसी प्रकार सरकार का भी बजट होता है। बजट सरकार की प्रत्याशित आय तथा प्रत्याशित व्यय का एक ऐसा ब्यौरा है जो एक ही वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के अनुमानों को प्रकट करता है। अर्थशास्त्र के आधुनिक शब्दकोश के अनुसार बजट आगामी वर्ष में सरकार के अनुमानित व्यय तथा आय का विवरण होता है। ये तो आप समझ गए होंगे पिछले स्लाइड से कि जब हम आय और व्यय का लेखा जोखा, लेकिन कैसा, अनुमानित अनुमानित कि आने वाले साल में हम क्या क्या चीजों पे खर्च करेंगे और आने वाले वर्ष में हमारी कितनी इनकम किस किस स्रोत से होगी, किस कर को हमको बढ़ाना है, किस कर को कम करना है, किसकी सरकारी फीस बढ़ाना है, ये सभी माध्यम से हमारी आय कहाँ से प्राप्त होगी और हमें किस किस विभाग में किस मद में कितना खर्च करना है, ये सारा लेखा जोखा जिस रजिस्टर में होता है, जिस चीज में होता है, वो कहलाता है हमारा बजट। अगला प्रश्न है हमारा, संतुलित बजट किसे कहते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे, मैंने पहले ही आपको स्लाइड में समझा दिया था। जब बजट में अनुमानित प्राप्तियां अनुमानित व्यय के बराबर होती है, संतुलित बजट कहलाता है। अनुमानित प्राप्ति और अनुमानित व्यय आपस में बराबर हो, इसे हम संतुलित बजट कहते हैं। अगला प्रश्न है, आधिक्य का बजट किसे कहते हैं। जब अनुमानित प्राप्ति अनुमानित व्यय से अधिक होती है, आधिक्य का बजट कहलाता है। देखिए आधिक्य का बजट यहां से आप याद कर लो, आधिक्य का बजट में आय ज्यादा रहती है, खर्च कम रहता है। यदि घाटे का बजट आ जाएगा तो आप तुरंत समझ जाना कि हमारा खर्च ज्यादा है, आय कम है। प्राप्तियां हमारी ज्यादा हैं और खर्च कम है, ये आधिक्य का बजट है। यानी हमारी आय कितनी है, 100 करोड़ और खर्च केवल 80 करोड़ है। ये है हमारा आधिक्य का बजट। अगला प्रश्न है, घाटे का बजट क्या होता है। जब बजट में अनुमानित व्यय अधिक हो अनुमानित प्राप्ति से, उसे हम घाटे का बजट कहते हैं। ये देखिए व्यय अधिक है, खर्च कितना है, 120 और आय कितनी है, केवल 100 करोड़। इसमें हमारा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है, घाटे के बजट पर टिप्पणी लिखिए। ये घाटे का बजट 2 अंक का था प्रश्न और ये 3 अंक का है। तो जब ये बड़ा प्रश्न है तो हमको निश्चित है कि 75 शब्दों में इसका उत्तर हमको ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो इसी प्रश्न में मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया है, सरकार घाटे के बजट की आपूर्ति ऋण लेकर पूरा करती है। अब आप कहेंगे कि हमारी आय 100 करोड़ थी और खर्च हम 120 करोड़ कर रहे हैं, तो ये 20 करोड़ कहाँ से आएंगे। 20 करोड़ सरकार क्या करती है, ऋण लेके पूरा करेगी, या रिजर्व बैंक में जो नगद कोष जमा था उसमें कमी कर देगी, या नए नोट छापकर ये 20 करोड़ इकट्ठा करेगी। क्योंकि उसको 20 खर्च तो करना है, कितना, 120 करोड़।
तो वो उसके पास तो केवल 100 करोड़ हैं। तो ये जो 20 करोड़ हैं अतिरिक्त, इसको कहीं न कहीं से तो सरकार इंतज़ाम करेगी। तो इसे हम कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। ये कहाँ-कहाँ से पूरा होता है? या ऋण ले लेंगी सरकार 20 करोड़ का, या रिज़र्व बैंक जो होता है, उसके पास नगद कोष जमा होता है, उसमें कमी करके ये 20 करोड़ खर्च करेंगे, या नए नोट छापकर ये 20 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो इस तरह से ये जो 3 प्रकार मैंने बताए हैं कि ये जो घाटे की वित्त व्यवस्था है, ये जो घाटे का बजट बनता है, उसमें जो पैसे का इंतजाम होता है, उसे कहते हैं हम घाटे की वित्त व्यवस्था। चूँकि ये प्रश्न 3 अंक का है, तो हम घाटे के बजट के प्रकार भी यहाँ लिख सकते हैं। भारत सरकार में बजट से संबंधित मुख्य रूप से 3 प्रकार के बजट होते हैं। पहला है हमारा राजस्व घाटा। राजस्व घाटे से अभिप्राय सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय के अधिक होने से है। राजस्व घाटा किसे कहते हैं? कुल राजस्व व्यय में से हम कुल राजस्व प्राप्तियां घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? राजस्व घाटा। राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं? जैसे कर के द्वारा सरकार को प्राप्त आय। और राजस्व व्यय क्या होता है? जब सरकार वेतन में, यानी जो सैलरी होती है, स्कॉलरशिप होती है, या वृद्धावस्था पेंशन है, इन पर जो खर्च करती है, उसे हम राजस्व व्यय कहते हैं। तो जब इन दोनों में अंतर होता है और जो घाटा प्राप्त होता है, वो कहलाता है हमारा राजस्व घाटा। दूसरा प्रकार है हमारा राजकोषीय घाटा। सरकार की कुल व्यय और सरकार की कुल आय के अंतर को हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। सरल शब्दों में राजकोषीय घाटा सरकार के खर्च की तुलना में आय में कमी को दर्शाता है। यानी ये सीधा सीधा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा राजकोषीय घाटा कहलाता है कि सरकार की इनकम कम है और एक्सपेंडिचर सरकार का अधिक है। ये बात की जानकारी हमको कहाँ से पता चलती है? राजकोषीय घाटे से। राजकोषीय घाटा कैसे निकालेंगे? कुल व्यय ऋण उधार के बिना कुल प्राप्तियां। सरकार जितना खर्च करेगी वो कहीं ना कहीं से तो ऋण लेके या नए नोट छापकर वित्त की व्यवस्था करेगी। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। यदि सरकार 120 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और उसकी आय कितनी है? 100 करोड़ है, तो यहाँ राजकोषीय घाटा कितना होगा? राजकोषीय घाटा 20 करोड़ रुपए होगा। ये 20 करोड़ रुपए सरकार या ऋण लेगी या नोट छापकर पूरा करेगी। इसीलिए राजकोषीय घाटा सरकार की कुल ऋण ग्रहणता के बारे में बताता है कि यहाँ ये पता चलता है राजकोषीय घाटे से कि इस वर्ष सरकार ने कितना ऋण लिया। कितना ऋण लिया है? 20 करोड़ रुपए। तो ये महत्वपूर्ण होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा देश क्या होता जाता है? ऋण ग्रसित होता जाता है, सरकार पे कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है। तीसरा प्रकार है प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटा दिया जाता है, तो इस अंतर को प्राथमिक घाटा कहा जाता है। ये देखिए, राजकोषीय घाटे में ब्याज भी शामिल होता है, जबकि प्राथमिक घाटे में ब्याज शामिल नहीं होता। राजकोषीय घाटा सरकार की उधार संबंधी आवश्यकता को दर्शाता है, जिसमें ऋणों का ब्याज का भुगतान भी शामिल होता है। जबकि ये प्राथमिक घाटे में क्या अंतर है कि प्राथमिक घाटा भी उधार संबंधी आवश्यकता को दर्शाता है, जिसमें ब्याज का भुगतान शामिल नहीं होता। ये केवल उधार को दर्शाता है। ये जो प्रश्न है ये बहुत बहुत डिटेल में समझने का है, परंतु परीक्षा में समय कम होने के कारण आप केवल इतने ही पॉइंट आप याद कर लीजिए। या फिर आपको यदि ये सरल लग रहा है तो आप अंतर नहीं लिखिए, घाटे के प्रभाव लिख सकते हैं। घाटे के प्रभाव में जैसे घाटे के बजट के कौन-कौन से प्रभाव होते हैं? कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। घाटे के बजट में बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, तो मुद्रा की मात्रा बढ़ जाने से मांग बढ़ जाती है और मांग बढ़ने से कीमत स्तर भी बढ़ जाता है। रोजगार में वृद्धि, जब बाजार में पैसा ज़्यादा होता है, मांग अधिक होती है, तो रोजगार में भी वृद्धि हो जाती है। पूंजी निर्माण, पैसे अधिक होने के कारण लोग कई नए-नए विनियोग करते हैं, नए उद्योग धंधे स्थापित करते हैं, जिसके कारण देश में पूंजी निर्माण होता है। मुद्रा की पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है। तो आपको यदि ये पॉइंट सरल लग रहे हैं, ये आप आसानी से लिख सकते हैं, तो परीक्षा में आप यही लिख दीजिए। राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटे में अंतर बताइए।
सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। सरकार की कुल आय और कुल खर्च के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। ये सूत्र आप याद कर लीजिए तो ज्यादा आसान है, सूत्र के याद से आप ये कर पाएंगे। ये बहुत सरल है, ये बस आप एक दो बार थोड़ा लिख के अभी प्रैक्टिस कर लीजिए। कुल राजस्व व्यय और कुल राजस्व प्राप्तियों में अंतर कहला रहा है यहाँ पे राजस्व घाटा, और राजकोषीय घाटे में कुल व्यय और उधार के बिना कुल प्राप्तियां, इसको हम घटा देते हैं। ब्याज की जो राशि होती है, ब्याज की राशि के बिना जो हमारी इनकम होती है उसको हम माइनस कर देते हैं। यह व्यय करने हेतु सरकार की उधार की आवश्यकता को प्रकट करता है कि सरकार को कितना उधार चाहिए। यह ब्याज के भुगतान सहित सरकार की उधार की सीमा को प्रकट करता है। यहाँ राजस्व घाटे में कितना सरकार को कर्ज चाहिए ये पता चलता है, और यहाँ पे सरकार को कितने रुपए चुकाना है ब्याज के सहित राजकोषीय घाटे में हमको ये पता चलता है। यह देश की निर्धनता को प्रकट करता है। राजस्व घाटा कम कर संग्रह और अधिक आर्थिक सहायता के कारण होता है। यानी देश में अनेक जो कार्यक्रम चलते हैं उनके कारण ये हमारा राजस्व घाटा बढ़ता जाता है। और राजकोषीय घाटा देश की राजकोषीय अनुशासन के अभाव को प्रकट करता है। यानी हमारी सरकार बहुत अच्छे से नियम नहीं बना रही है, आर्थिक नीतियां नहीं बना रही है, जिसके कारण से राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। इसकी वजह से जीडीपी में वृद्धि होती जाती, जीडीपी में की वृद्धि में कमी होती जाती है। बजट के 3 उद्देश्य लिखिए। एक और प्रश्न है, बजट का महत्व बताइए। हमारे अनेक महत्व या उद्देश्य हैं। पहला है आर्थिक सुदृढ़ता। बजट का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है ताकि आंतरिक एवं बाह्य अनिश्चितता उनका देश पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी हमारा देश कैसे हो, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, मजबूत हो। दूसरा है औद्योगिक विकास। देश में और आर्थिक सुदृढ़ता के लिए औद्योगिक विकास जरूरी है। अतः बजट में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के विनियोग को प्रोत्साहन देकर आय, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। हम भी देखते हैं ना, हर साल जब बजट आता है तो न्यूज में सुनते हैं ना कि ये उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, इस पे सब्सिडी दी गई, इनको ये आर्थिक सहायता दी गई। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे देश की आय बढ़ती है, रोजगार भी बढ़ता है और देश का उत्पादन भी बढ़ता है। कृषि का विकास। बजट के प्रावधानों के द्वारा कृषि में मानसून, कृषि वस्तु के मूल्य, उत्पादन, उत्पादकता आदि सभी प्रकार इस प्रकार किया जा सकता है कि संपूर्ण कृषि का विकास संभव हो। बजट में हम ये सभी विभागों को देखते हैं कि कृषि के लिए क्या बजट में आया, रेल के लिए क्या आया, उद्योगों के लिए क्या आया, किस वस्तु पे कितना कर बढ़ा। तो कृषि को के विकास के लिए भी बजट जरूरी है। रोजगार को बढ़ावा। दुनिया के लगभग सभी विकासशील देशों में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। सरकार अपने बजट नीतियों में अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन विनियोग का प्रावधान करके रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देती है। आखिरी पॉइंट है सामाजिक कल्याण। सरकार बजट के माध्यम से सामाजिक कल्याण की पूर्ति के लिए वृद्धावस्था पेंशन है, बीमा है, बेरोजगारी भत्ता, गृह निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं आदि कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देती है। इसका लाभ विशेष रूप से निर्धनों को अधिक मिलता है। आपने न्यूज में सुना होगा कि बजट में क्या क्या छूट दी गई। इस बार बीमा की राशि क्या की गई, बेरोजगारी भत्ता बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो इस कितने अस्पताल, नए अस्पताल स्वास्थ्य के लिए क्या घोषणाएं हुई। तो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखा है, इसलिए लिखा है कि आपको जो सरल लगे आप कोई भी 3 पॉइंट की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, बजट के 3 प्रकार को स्पष्ट कीजिए। पहला है हमारा सामान्य बजट, संतुलित बजट, अधिक का बजट, घाटे का बजट, पूंजीगत बजट और आपातकालीन बजट। ये 6 बजट मैंने लिए हैं, आप कोई भी 3 बजट को लिख सकते हैं। सामान्य बजट, जो बजट सामान्य दशाओं में वार्षिक आधार पर बनाए जाते हैं उन्हें सामान्य बजट कहते हैं। संतुलित बजट, आप इसको समझ लिए हैं, आय और व्यय जब दोनों बराबर होते हैं उन्हें हम संतुलित बजट कहते हैं। ये एक आदर्श बजट कहलाता है, परंतु आज के समय में संतुलित बजट बनाना लगभग असंभव है। अधिक का बजट,
जब सार्वजनिक व्यय की तुलना में आय अधिक होती है, ऐसे बजट को अधिक का बजट कहते हैं। ये भी हमने पहले ही समझ लिया है, ये पॉइंट भी। घाटे का बजट, बजट में आय की तुलना में व्यय अधिक होता है, उसे घाटे का बजट कहते हैं। वर्तमान समय में घाटे का बजट सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये भी आपके प्रकार हो गए, आपको जो सरल लगे, क्योंकि आपके परीक्षा के बहुत कम समय है, आपको जो समझ में आए कोई भी 3 बजट। चूंकि ये बजट तो आप पहले ही समझा दिया था मैंने, इसलिए डिटेल में कि आप अपने मन से भी लिख सकें। अगला प्रश्न है, बजट निर्माण प्रक्रिया को समझाइए। यानी बजट किस प्रकार से तैयार होता है, किस प्रकार से बनाया जाता है। बजट बनाने की प्रक्रिया को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। बजट सबसे पहले तैयार किया करना, बजट को प्रस्तुत करना, सामान्य बहस, चौथा स्टेप है इसका मतदान स्वीकृत, और बजट का क्रियान्वयन। यानी ये 5 स्टेज से होने के बाद हमारा बजट फाइनली तैयार होता है। सबसे पहला है हमारा बजट तैयार करना। बजट सरकार का वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालय से अनुमानित आय व्यय का लेखा जोखा मांगता है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण राज्य व केंद्र के अलग अलग बजट होते हैं। बजट तैयार होने से पहले ही सरकारें अगस्त सितंबर में सभी विभाग से अंदाजा मांग लेती है कि उनके कौन कौन से आय हैं और आय के स्रोत हैं, और उनको कहाँ कहाँ खर्च करना है, उन्हें कितने पैसे की आवश्यकता है। इस प्रकार बजट तैयार होने के पहले ही सभी विभागों से जानकारी मांग ली जाती है। जरूरी नहीं है कि जैसे मध्य प्रदेश ने 1 करोड़ मांगा है तो बजट में आपको 1 करोड़ मिल जाएगा। आप अपनी डिमांड रखिए, सरकार फिर बजट में देखेगी प्रावधान कि उसको उसके पास पैसे हैं कि नहीं है, फिर वो उन अंशों को अपने बजट में शामिल करती है। ये यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश में राज्य सरकार का भी बजट बनता है और केंद्र सरकार का भी अलग अलग बजट बनता है। दूसरा है बजट प्रस्तुत करना। बजट तैयार हो जाने के उपरांत उसे प्रायः फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में संसद के समक्ष रखा जाता है। हमारे यहाँ दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों में रखा जाता है। बजट दोनों सदन के समक्ष एक ही दिन में एक ही समय में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा द्वारा बजट पारित होना अनिवार्य है। कहाँ अनिवार्य है? लोकसभा। संसद के समक्ष वित्त मंत्री के द्वारा बजट का लेखा प्रस्तुत किया जाता है। इसी माह अभी फरवरी में ही आपने सुना होगा संसद में बजट पेश किया गया। तो ये बजट की प्रस्तुत करना। तीसरा पॉइंट है हमारा सामान्य बहस। वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण प्रस्तुत करने के पश्चात बजट के लिए बहस का दिन अलग से तय कर दिया जाता है, जिस पर पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों द्वारा सामान्य रूप से चर्चा की जाती है। जब बजट वित्त मंत्री पेश कर देता है, इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में इसके बारे में बजट के बारे में डिस्कशन का टाइम मिलता है। कोई पक्ष का होगा, विपक्ष के सदस्य होंगे, वे डिस्कशन करते हैं कि इस बार का बजट में क्या कमी है, क्या होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि हर बार बजट के बाद सामान्य बहस होती है। मतदान। बजट पर सामान्य बहस हो जाने के बाद विभिन्न विभागों के मंत्री अपने अपने विभागों के लिए अनुदान की मांग रखते हैं। जैसे स्वास्थ्य मंत्री है या रेल मंत्री है, उनको यदि और अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता है तो वे अपनी डिमांड भी यहाँ रखते हैं और इन पर अलग अलग बहस होती है। यदि वित्त मंत्री के स्पष्टीकरण से सदस्य संतुष्ट ना हो तो उस पर मतदान करा सकते हैं। यदि किसी बात पर सहमति नहीं बन पाती है तो फिर वहां पे संसद में मतदान होता है। बजट का क्रियान्वयन। बजट की मांग पर बहस समाप्त हो जाने के बाद केंद्र में राष्ट्रपति, केंद्र सरकार में कौन मेन होता है? राष्ट्रपति। और राज्य के राज्यपाल की स्वीकृति ली जाती है। तब एक विनिमय बिल रखा जाता है। विनियोग बिल पारित हो जाने पर संसद द्वारा की गई मांगों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे ही बिल पास हो गया या बजट पास हो गया, इसके बाद
इस पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये 5 स्टेप हैं, पाँचों स्टेप आप परीक्षा में लिखिए। मैंने थोड़ा ज़्यादा इसलिए लिखा है कि आपको समझा सकूँ। वैसे ये बहुत डिटेल में समझाने का है, परंतु परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने इसको छोटा करने की कोशिश की है। आप ये पाँचों पॉइंट लिखिए, बस इनका और समझने के बाद अपने शब्दों में थोड़ा इसके आंसर को छोटा कर लीजिए। वस्तु एवं सेवा कर, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। आप सब जानते हैं कि जीएसटी हमारे देश में लागू हो गया है, जो वस्तु एवं सेवा कर है। हमारा प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर को समझाइए। वस्तु तथा सेवा कर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो किस पे लगता है? वस्तुओं और सेवाओं पे। ये कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को संसद के द्वारा देश पे लागू किया गया। इसके बाद से हमारे देश में क्या लागू हो गया? वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। इस तरह से आपके परीक्षा के कारण मैं बहुत अच्छे से नहीं समझा पाई, बहुत डिटेल में, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो मुझे लगा कि किसी भी तरह परीक्षा के पहले मैं आपको उपलब्ध करा दूँ। यदि आपकी कोई क्वेरी है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये पाठ एक्चुअल में बहुत बड़ा है, बहुत डिटेल में समझने का है। समय कम होने के कारण मैं अच्छे से इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा पा रही हूँ। फिर भी आपके लिए परीक्षा में प्रश्नों के हिसाब से ये पाठ ठीक है, आप कर लीजिए, ऐसा कठिन नहीं है। चलिए, थैंक यू।